कहानी की शुरुआत में हम एक 10 साल की लड़की सोफी को देख पाते हैं, जो कि लंदन जैसी बड़ी शहर में अकेली रहती है, एक अनाथ आश्रम में, क्योंकि उसके माँ पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। सोफिया को इंसोम्निया की बीमारी है, यानी नींद न आने की बीमारी। वो रात रात भर पूरे अनाथ आश्रम में घूमती रहती है। उसका ये मानना था कि देर रात को एक झोली वाले बाबा आते हैं जो बच्चों को उठा लेते हैं। वो कहती है कि मेट्रोन का मानना है कि वो रात को 12 बजे आते हैं। बाकी बच्चे सोचते हैं कि वो रात के 1 या 2 बजे आते हैं, पर मेरा ये मानना है कि वो रात के 3 बजे आते हैं। और रात को 3 बजे सब सारे बच्चे सो रहे होते हैं, तभी बाहर से कुछ आवाज आती है और वहाँ पर जो बिल्ली होती है वो बाहर निकल जाती है। सोफिया भी अब अपने बेड से उठती है और बालकोनी में आ जाती है और वो देखती है वहाँ कुछ बिल्लियाँ हैं और वो डस्टबिन गिरा के वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी उस घर के पीछे से एक बड़ा सा हार्ट आता है और वो उस डस्टबिन को सीधे कर देता है और उसके तुरंत ही बाद वो बड़े हार्ट वाला डेथ सोफिया के सामने होता है। सोफिया उस डेथ को देख रही होती है और डेथ भी उसे देख लेता है। सोफिया डरकर अब अपने बिस्तर के ऊपर आ जाती है, लेकिन वो डेथ खिड़की के पास आता है और सोफिया को उठाकर अपने साथ ले जाता है, लेकिन वो इंसानों से बच रहा होता है। वो किसी न किसी तरीके से खुद को इंसानों से छुपा रहा होता है, कभी लैंपपोस्ट बनके तो कभी सामान बनके। अब सारी दुनिया से खुद को बचाता हुआ ये डेथ सोफिया को अपने साथ लेके पहाड़ियों से, कई नदियों, झरनों, बादलों से होता हुआ उनसे भी दूर कोई एक दूर देश में चला जाता है और ये होती है जॉइंट कंट्री, यानी दैत्यों के देश। यहाँ पर वो सोफिया को उसके घर में लाके रख देता है। सोफी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो दैत्य उसे बोलता है कि यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारे पास पंख हो तो तुम जा सकते हो। ये दैत्य बहुत ही बड़ा और विशाल होता है और इसके बाद वो सोफिया को अपने पैन पर रख देता है। वो बोलता है, मुझे भूख लगने लगी है। सोफिया को लगता है कि शायद अब वो उससे खा जाएगा। तभी वहाँ पे सोफी को और भी दैत्यों की हंसने की आवाज आती है। सोफिया अब उससे पूछती है, क्या यहाँ पे और भी दैत्य हैं? तो वो बोलता है, हाँ, यहाँ बहुत सारे और दैत्य हैं जो बहुत ही खतरनाक है। कोई इंसान को कच्चा खा जाता है तो कोई बच्चों को निगल लेता है, कोई खून पी लेता है और कोई खाल खींच लेता है। सोफिया इस बात से डर जाती है। वो पूछती है कि क्या आप भी मुझे खाने वाले हो? वो बोलता है, नहीं, मैं इंसानों को नहीं खा सकता क्योंकि मैं एक शाकाहारी दैत्य हूँ। और वो सच में खाली एक खास ही तरह की सब्जी खाया करता था जिसका नाम था काकड़ भुजा, और वो स्वाद में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। लेकिन ये इंसानों को नहीं खाना चाहता, मांस नहीं खाना चाहता, इसीलिए वो बस कक्कड़ भुजा खा के गुजारा करता है। सोफी उसे पूछती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए? तो वो दैत्य बताता है कि तुमने मुझे देख लिया था और तुम चिल्लाकर सबको बता देती और उसके बाद इंसान मुझे पकड़ लेते और साथ ही साथ इस दैत्य देश में भी आ जाते और यहाँ पे जितने भी दैत्य हैं उन्हें मार देते। इसीलिए मुझे तुम्हें मेरे साथ लाना पड़ा और अब तुम अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर गुजरोगी। लेकिन सोफिया कहती है, नहीं, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। वो दैत्य उसे कहता है कि यहाँ से भागने की गलती कभी भी मत करना, क्योंकि यहाँ बाहर जो सारे दैत्य हैं वो इंसानों को कच्चा चबा जाते हैं। उसके बाद वो दैत्य सोफी को वहाँ पर रखे एक बहुत बड़ी नाव के ऊपर, जहाँ से नाव वाले दूरबीन से आगे का रास्ता देखा करते हैं, वहाँ पर रख देता है। उसके बाद वो दैत्य अपने बैग से कुछ बटल्स निकालता है जिसके अंदर चमकदार रोशनी होती है। सोफी अब पूछती है कि ये क्या है? वो बोलता है, सपने। सोफी बोलती है कि मैं तो कभी सोती ही नहीं हूँ और मुझे सपने भी नहीं आते क्योंकि उससे ना सोने की बीमारी है। इसके बाद वो दैत्य सोफिया की वो किताब उठा लेता है जिसे वो सोफिया के साथ यहाँ उठा लाया होता है और ये कहानियों का किताब होता है। अब वो दैत्य कहानी पढ़ना शुरू करता है और सोफिया को नींद आ जाती है। उसके बाद वो दैत्य
जो कुर्सी पर बैठा होता है वो अब दूसरी जगह जाता है और वहाँ से वो एक बोतल में से चमकती हुई रोशनी को निकलता है। और तभी सोफिया की आंखें खुल जाती है और वो देखती है कि वो दैत्य अब उस नाव में नीचे सो रहा है। और इसका फायदा उठा के सोफी यहाँ से भागने लगती है। जब वो जोर जोर से भाग रही होती है तभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ा दैत्य आ जाता है, जो कि उस दैत्य से भी कई गुना बड़ा होता है, जिस दैत्य ने सोफी को वहां लाया होता है। और वो दैत्य उसे पकड़ लेता है। सोफिया जोर से चिल्लाने लगती है, पर इससे उस दैत्य को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सोफिया को जिंदा निगल जाता है। और तभी सोफिया की आंखें खुलती है। दरअसल ये एक सपना होता है और सोफिया देखती है कि वो दैत्य उसके सामने कुर्सी पे बैठा होता है। सोफी उसे कहती है कि ये तुमने किया क्यों, कि मुझे सपने नहीं आते और ये सपना बहुत ही भयानक था। वो दैत्य बोलता है कि ऐसा करना जरूरी था ताकि तुम यहाँ से कभी बाहर जाने की कोशिश ना करो। वो बताता है कि यहाँ पे बाकी जो सारे दैत्य हैं उनके सामने मैं मूंगफली के बराबर हूँ। वो लोग बहुत ही विशाल है जो इंसानों को खा जाते हैं। और जब वो लोग यहाँ बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ एक बहुत ही बड़ा दैत्य आ जाता है और वो उस दैत्य जो सोफी को यहाँ लेके आया होता है उसे पूछता है कि तू किससे बात कर रहा है चिरकुट। दरअसल सब इसे यहाँ चिरकुट बुलाते हैं क्योंकि साइज में ये बाकी दैत्यों से बहुत छोटा है। वो कहता है वो किसी से बात नहीं कर रहा और वो सोफिया को छुपा देता है। अब वो बड़ा दैत्य उसे बोलता है कि मेरे हाथ पे चोट लगी है, तुम उस पे पट्टी कर दो। और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो उस बड़े दैत्य को इंसानों की खुशबू आने लगती है। अब वो चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देता है और सोफिया वहाँ पर रखी सब्जी जिसे काकड़ भुजा कहते हैं उसके अंदर चली जाती है। ये दैत्य जब उस सब्जी को सूंघता है तो उसे आज इस सब्जी से एक अलग ही खुशबू आती है। ये लोग सब्जी नहीं खाते पर आज उस सब्जी के अंदर सोफी होती है जिससे उसे आज उस सब्जी की खुशबू अच्छी लगने लगी है और अब उसे खाना चाहता है। पर इससे पहले कि वो उस सब्जी को खाए उस छोटे दैत्य को उस सब्जी के अंदर सोफी छुपी हुई दिख जाती है और वो उस दैत्य के हाथ पर लटक जाता है। वो उसे कहता है कि तू शायद भूल गया है कि तुझे सब्जियों से चिढ़ है। और वो दैत्य उसे नीचे फेंक देता है और कहता है कि हाँ मुझे सब्जियों से नफरत है। और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो दैत्य जो सोफी को लाया था वो कहाँ बाहर जा रहा होता है। तो सोफी उसे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो वो उसे बताता है कि मैं काम पर जा रहा हूँ। सोफिया जानना चाहती है कि वो क्या काम करता है, पर सोफिया के जिद करने पर वो उसे बता देता है कि मैं सपनों को पकड़ने जा रहा हूँ। सोफिया कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन वो उसको साथ नहीं ले जाना चाहता है क्योंकि बाहर जो सारे दैत्य अभी सो रहे हैं, अगर वो जाग गए तो वो सोफी को खा जाएंगे। इसीलिए वो ये रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन जब सोफिया बहुत ज्यादा जिद करती है तो वो उसे ले जाने को तैयार होता है क्योंकि बाहर सभी दैत्य सो रहे होते हैं और ये दोनों चुपके से उन्हें पार करना चाहते हैं। लेकिन तभी उन दैत्यों की आंखें खुल जाती है और वो उसे पकड़ के बोलते हैं कि चिरकुट तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। वो दैत्य उसे कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ से कहीं बाहर जाओ क्योंकि अगर इंसानों को इस जगह के बारे में पता चल जाएगा तो हम सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। और इसके बाद वो सभी दैत्य इससे परेशान करना शुरू कर देते हैं। सोफिया मौका पाकर एक गाड़ी में छुप जाती है और तभी चिरकुट उस सारे दैत्यों को आसमान की ओर दिखाता है। आसमान पर बहुत सारे बादल होते हैं जिसे दिखा के वो बोलता है कि देखो बारिश होने वाली है। दरअसल इन सभी दैत्यों को पानी से डर लगता है, एक तरह की एलर्जी है। और तभी बारिश होना शुरू हो जाता है और वो सारे दैत्य वहाँ से भाग के अपने जगह पे छुप जाते हैं और मौका देख के चिरकुट और सोफिया यहाँ से निकल जाते हैं। वो ऊपर पहाड़ पे चढ़ने लगते हैं और बादलों से भी ऊपर पहुंच जाते हैं। सोफी बोलती है कि यहाँ से तारे कितने अच्छे दिखते हैं। वो दैत्य उसे बोलता है कि मैं तो उनकी आवाज तक सुन सकता हूँ, मैं इस दुनिया की हर एक आवाज को सुन सकता हूँ, मैं चींटियों के बात सुन सकता हूँ, पेड़ों की कहानियाँ सुन सकता हूँ, मेरे कान इस दुनिया में किसी भी चीज को सुन सकते हैं। सोफी कहती है मुझे यकीन नहीं होता। वो जायंट बोलता है कि लेकिन ये सच है। उसके बाद
वो एक झील के पास पहुंच जाते हैं जिसके अंदर एक बहुत ही बड़ा और सुंदर सा पेड़ होता है। अब वो जायंट उस झील के अंदर कूद जाता है। उस पानी में कूदने के बाद वो दूसरी तरफ पहुंच जाता है, मानो जैसे ये पानी वहां पहुंचने का एक रास्ता है। उसके बाद सोफिया भी वैसा ही करती है और वो भी उस तरफ पहुंच जाती है। ये सपनों का देश होता है और यहाँ पर जो पेड़ होता है उस पेड़ से ओस की बूंद की तरह सपने टपकते हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए यहाँ पर ये दैत्य आया है। अब सोफी और वो दैत्य मिलके बहुत सारे सपने पकड़ते हैं। इस पेड़ से खाली अच्छे सपने नहीं टपकते बल्कि उसके साथ ही कुछ बुरे डरावने सपने भी होते हैं। और उसके बाद वो लोग सपने पकड़ के वहां से जाने लगते हैं और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान पाते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। अब वो दैत्य सोफिया को बताता है कि यहाँ मुझे सब रोंट यानी चिरकुट बुलाते हैं, पर जिंदगी के एक मोड़ पे मुझे कोई मिला था जो मुझे बुलाता था बिग फ्रेंडली जायंट यानी बड़े फरिश्ते जी। अब सोफी कहती है कि आज से मैं भी आपको बिग फ्रेंडली जायंट यानी BGF कहूंगी। अब ये सपने पकड़ के लंदन की गलियों में जाते हैं। वहाँ पर बच्चों सो रहे होते हैं और BFG उनके नींद में बहुत अच्छे अच्छे सपने देते हैं ताकि उनकी जिंदगी में, उनके सपनों में उन्हें खुशी मिले। दरअसल BFG एक अच्छा जायंट होता है जो सपनों की दुनिया से अच्छे अच्छे सपने पकड़ के लाता है और सोते हुए लोगों की दिमाग में उन सपनों को छोड़ देता है ताकि कम से कम उन सोते हुए लोगों की जिंदगी में खुशियां डाल सके। तब सोफी BFG से पूछता है, क्या इन सपनों के बारे में आपको आपके माँ बाप ने बताया? वो कहता है दैत्यों के माँ बाप नहीं होते। उसके बाद वो उसे उसकी उम्र पूछती है। वो कहता है जितनी उम्र इस धरती की है उतनी मेरी भी है। दरअसल जब से धरती बनी हुई है तब से ये दैत्य यहाँ है, लेकिन ये इंसानों से छुप के रहते हैं और जब इन दोनों का काम यहाँ खत्म होता है तो ये दैत्य देश जाने लगते हैं। तभी सोफिया पूछती है कि मेरा कंबल कहाँ है? दरअसल उसका कंबल दैत्य देश में छूट गया होता है और इस बात से BFG परेशान हो जाता है। वो कहता है कि अब तुम्हें वापस वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि उन दैत्यों को पता चल चुका होगा कि यहाँ पे कोई इंसान आया था। BFG उसे बताता है बहुत साल पहले मुझे तुम्हारी तरह एक नन्हा दोस्त मिला था। उसकी दिल की आवाज भी उतनी ही खामोश थी जितनी तुम्हारी है और उसने मुझे देख लिया और मैं उसे दैत्य देश ले गया। उसी ने मुझे पढ़ना सिखाया और तुम ये जो लाल जैकेट पहनी हो ये भी उसका ही था। पर इससे पहले कि मैं उसे उसकी दुनिया में वापस लेके आ पाता बहुत देर हो चुकी थी और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी साथ भी वैसा हो। और वो सोफिया को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। हालांकि सोफिया ऐसा करने से उसे मना करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। सोफिया अब अपनी अनाथालय में जाती है और बालकोनी पे खड़ी हो जाती है। वो जानती है कि BFG उसके पास ही है और वो वहां से कूद जाती है, पर इससे पहले कि वो जंप करके गिर जाती BFG आके उसे पकड़ लेता है और उसे फिर से सोफिया का जिद मानना पड़ता है और उससे वापस दैत्यों के देश ले आता है। यहाँ पर सभी दैत्य उसका भी इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता है चिरकुट के पास वो इंसान है और ये सब किसी भी कीमत पे उसे खाना चाहते हैं। ये सभी दैत्य मिलके पूरे घर को तहस नहस कर देते हैं क्योंकि उनके पास सोफी का कंबल होता है। अब BFG उस कंबल को जला देते हैं और उन सभी दैत्यों को अपने घर से भगा देते हैं। अब सोफी जब छुप रही होती है तो उससे वहाँ एक तस्वीर दिखती है और ये तस्वीर होती है इंग्लैंड की महारानी की। और इस तस्वीर को देखने के बाद सोफी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोफी जब बोलती है बहुत भयानक सपना बनाओ और इस सपने में तो महारानी को ये दिखाना कि 9 के 9 दैत्य इंग्लैंड में है जो बच्चों को मार कर खा जाते हैं और साथ ही साथ में अपने आप और मुझे भी डालना ताकि जब हम महारानी के पास जाए तब उन्हें हमारी बात पे यकीन आ जाए। और BFG वैसा ही करता है। वो एक सपना बनाता है जिस सपने में वो दैत्य देश में रहने वाले सारे जायंट की तस्वीर डालता है, साथ में अपने आप और सोफिया को डालता है। उसके बाद वो बहुत सारे बच्चों को भी उस सपने में डालता है। सपना बनाने के बाद वो सोफिया के साथ महारानी के महल में पहुंच जाता है और ये लोग महारानी के सपने में उसे फेंक देते हैं और महारानी को वो सब कुछ दिखने लगता है जो ये लोग उन्हें दिखाना चाहते थे।
और जब महारानी की नींद खुलती है तो वो बहुत डरी हुई होती है, क्योंकि ये बहुत ही भयानक सपना होता है जिसमें दैत्य बच्चों को खा जाते हैं। और महारानी इस सपने के बारे में अपने मेड को बताते हैं। मेड कहती है पर वो एक सपना था, पर जब वो आज का अखबार देखते हैं तो वो कहती है कि एक बहुत अजीब बात है, कल रात को बहुत सारे बच्चे अपने घरों से गायब हो गए हैं, उसी तरह जिस तरह से अपने सपना देखा था। तभी रानी कहती है कि पर्दे हटाओ, और जब वो पर्दा हटाती है तो वहाँ सोफिया खड़ी होती है। दरअसल ये चीज भी उन्होंने रानी के सपने में डाला होता है, साथ ही वीएफजी भी इसी सपने में था। इसके बाद सोफी वीएफजी के बारे में बताती है और रानी से वादा लेती है कि आप उससे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और वीएफजी भी वहां पहुंच जाता है और बड़े ही आदब से महारानी को सलाम करता है। रानी भी अपना बात रखती है। वहाँ पर उन दैत्यों का एक प्रॉब्लम होता है कि वो लोग किसी भी शब्द का ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वीएफजी महारानी को मर जाने कहकर बुलाता है और इंसान को इंसानट कहता है। बाकी के सभी शब्द भी वो उल्टा सीधा करके बोलता है। महारानी उन दोनों को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, उन्हें महल के अंदर बुलाकर अच्छा स्वादिष्ट खाना खिलाती है। और इसके बाद ये सारी सच्चाई महारानी को बता देते हैं कि कैसे जैंट देश में 9 दैत्य हैं और कैसे वो लोग इंसानों को खा जाते हैं। और महारानी उन लोगों की मदद करने की राजी हो जाती है। वो अपने आर्मी को इनके साथ भेजती है। दरअसल जैंट देश में कोई भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन वीएफजी इन्हें रास्ता दिखाता है और महारानी की आर्मी हेलीकॉप्टर से वीएफजी के पीछे पीछे दैत्य देश में दाखिल हो जाते हैं। वो लोग एक जगह रुक जाते हैं ताकि कोई प्लान बना के दैत्यों पे हमला किया जाए। अब वीएफजी एक प्लान बनाता है जिसमें वो उन दैत्यों के लिए एक सपना बनाता है, जिसे देखने के बाद उन सबको उन्होंने जो कुछ भी किया है उस पर पछतावा आ जाए। और वो ऐसा कर भी लेता है, लेकिन अब वो इस सपने को सोए हुए दैत्यों को दिमाग में फेंकने जाता है ताकि उन्हें यह सपना आ सके। तभी उसे याद आता है कि वो सपना फेंकने वाले मशीन को वो महारानी के महल में भूल आया है और उसके बिना सपने नहीं फेंका जा सकता। और तभी सोफिया सपनों वाली उस जैंट को उठाता है और उस जगह पहुंच जाता है और जहाँ सारे दैत्य सोए होते हैं। और इससे पहले कि वो उस जार को तोड़ पाती, वहाँ का सबसे बड़ा दैत्य जो कि उन लोगों का सरदार भी था, वो जाग जाता है। और जब वो सोफिया पर हमला करने वाला होता है, सोफिया उस सपने वाले जार को तोड़ देती है और बाकी सोए हुए सारे दैत्य के दिमाग में वो सपना चला जाता है। और जब वो लोग जागते हैं तो उन सबके दिल में पछतावा होता है। पर एक दैत्य जो इनका सरदार है, जो पहले उठ गया था, वो पूरे होश में होता है। पर इससे पहले कि वो सोफिया को मारता, वीएफजी वहाँ आ जाता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वीएफजी इन बड़े दैत्यों के सामने कुछ भी नहीं है। वो दैत्य वीएफजी को अपने हाथ से उठा लेता है और जैसे ही वो उसे मारने आता है, वहाँ पर आर्मी की हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और वो हमला शुरू कर देते हैं और एक एक करके इन सारे दैत्यों को पकड़ लेते हैं और समंदर के बीच एक टापू पर छोड़ देते हैं। वहाँ चारों तरफ पानी होता है और ये दैत्य पानी से डरते हैं, जिसकी वजह से ये लोग कभी भी समंदर पार नहीं करेंगे। अब हमेशा हमेशा के लिए ये लोग उस टापू पे फंस चुके हैं। महारानी इनके लिए यहाँ पर काकड़भुजे की बीज भी फेंकवा देती है ताकि उन बीजों से ये लोग यहाँ खेती करे और जिंदगी भर काकड़भुज खाए। काकड़भुज से नफरत है, पर वीएफजी बस यही खाता था। पर इन सब के पास वहीं रह के काकड़ भुजा खाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और अंत में ये दिखाया जाता है कि सोफी अब अनाथाश्रम में नहीं रहती, बल्कि वो महारानी के साथ उनके महल में रहती है। और अब उसे अकेलापन और उदासी बहुत कम महसूस होती है, क्योंकि अब जब भी वो चाहे वो वीएफजी से बात कर सकती है, क्योंकि वीएफजी के कान इस दुनिया के सारे आवाजों को सुन सकती है। वहीं दूसरी तरफ वीएफजी दैत्य देश में अकेले हैं और वो काकड़भुजे के अलावा वहाँ बहुत सारी सब्जियां भी उगाना शुरू कर चुके हैं और वो भी अपने जिंदगी में खुश हैं। सोफिया हर दिन सुबह उठ के अपनी खिड़की के पास वीएफजी को गुड मॉर्निंग कहती है, जिसे वीएफजी साफ साफ सुन सकते हैं। और इसी के साथ इस फिल्म का अंत हो जाता है।